कुछ छुटभैया नेताओं को छोड़ दिया जाए तो उनके भी छुटभैया नेताओं की दिन अभी उंगली पे गिनने लायक बचे हैं। जिस दिन पदों से उतर जाएंगे तो जब आदमी पद पे होता है ना, तो पद पे होने के बाद जो अपने घमंड में आता है ना, वो पद से उतरने के बाद लोग उनको पूछते नहीं, उनको कुत्ते ही पूछते नहीं। इसलिए वो समय अभी जल्दी आने वाला है। इसलिए जितना घमंड है ना उनका, अभी आने वाले 5-7 महीनों में वो घमंड उतरने वाला है। नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। हमारे साथ अभी जो शख्स मौजूद है जो गोंदिया की राजनीति में सबसे बड़ा भूचाल छाया है और हाल ही में जो है गोंदिया भंडारा जो लोकसभा विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। तो हमारे साथ जो मौजूद है एनसीपी के युवा नेता रविकांत गुड्डू बुपचे, सबसे पहले हम इनका चैनल में स्वागत करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। ये बताइए बुपचे जी, जिस तरीके से आपने जो है आप पहले भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आपका पक्ष अलायंस था और यहाँ के जो माननीय सांसद प्रफुल्ल पटेल तथा गोंदिया के पूर्व विधायक राजेंद्र जी जैन, इनके नेतृत्व में आप काम करते थे और वह राष्ट्रवादी पक्ष से आप बिलोंग करते थे। लेकिन सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल होती है और सबसे बड़ा झटका लगता है जो कि मुंबई से एक फोटो जो वायरल होती है और जो है शरद पवार इनके साथ आपकी बैठक होती है और वो बैठक से लोगों को साबित होता है कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में कैसे क्या। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूँ क्योंकि जो लोगों के दिमाग में अनेक प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न को लेकर आप आते हैं, क्योंकि हम हमारे मन की बात को लोगों तक के ऐसे इंडिविजुअल हर आदमी को नहीं बता सकते, पर आपके चैनल के माध्यम से हम हमारी बात हमारी जनता तक पहुँचा पाते हैं। हाँ, आपका ये कहना है कि आपने फोटो देखा अचानक से आप राष्ट्रवादी कांग्रेस में कैसे, ये आपका सवाल था। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में ही पिछले 4 साल से था। उन राष्ट्रवादी कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष जिन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाई, उसके जनक हमारे दैवत आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब ही हैं और मैं उनके साथ ही हूँ, मैं कहीं गया ही नहीं। क्या होता है, जब हम किसी पक्ष में काम करते हैं तो उस पक्ष के एक पहले संस्थापक अध्यक्ष रहते हैं, उनके नीचे फिर उनकी एक टीम रहती है जिसको कोर टीम कहते हैं। वो अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो हर स्टेट से लोग रहते हैं वहाँ पे, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लीडर्स रहते हैं हमारे। क्षेत्रीय पार्टी है तो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज उनके बड़े बड़े नेता रहते हैं। तो उस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी हमारे विदर्भ से हमारे कद्दावर नेता आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब जो है, वो प्रफुल्ल पटेल साहब हमारे शरद पवार साहब के सबसे निकट थे। तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि मैं, चूँकि हमारे गोंदिया जिले से बिलोंग करते थे, तो वो मेरे लिए पवार साहब से करीब वो थे, क्योंकि मेरी अप्रोच वहाँ तक नहीं थी। मेरे बाबूजी की अप्रोच वहाँ तक थी पर मेरी अप्रोच नहीं थी वहाँ तक के। और चूंकि मैंने विधानसभा चुनाव आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब के नेतृत्व में यहाँ मुझे उन्होंने टिकट दिया था, तो मैंने चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा था, तो मैं उनके साथ खड़ा था यहाँ पे। क्योंकि मैं उनको ये सवाल नहीं कर सकता था कि साहब ये पार्टी में आज जो ग्रुप डिवीजन हुआ ये क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह जो भी है वो जानते हैं। मैं अभी इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब के ऊपर कोई भी इस तरह का कमेंट करूं कि उन्होंने निर्णय क्यों लिया, काय को लिया, ऐसा क्यों लिया, वैसा क्यों लिया। सॉरी, पर हमारे से छोटे जो कार्यकर्ता होते हैं, प्रामाणिक कार्यकर्ता, जब घर में टूट होती है तो घर का जो छोटे होते हैं ना, ये बड़े विचार में पड़ जाते हैं कि हमने बाबूजी के साथ रहना, बड़े भाई के साथ रहना, छोटे भाई के साथ रहना या मंझले के साथ रहना। बच्चों को वही प्रश्न होता है। तो क्योंकि ऐसा लगता है कि बड़े बड़े हैं तो कब वापस मिल जाएंगे, तो हम छोटों का बड़े को झगड़े में नाक घुसाना ठीक नहीं है। इसलिए मैं 3-4 महीनों से मैं शांत था, और चूंकि शांत था तो अपने पार्टी के साथ काम कर रहा था, क्योंकि वो भी पार्टी छोड़ के कहीं गए ऐसा मेरा कहना ही नहीं है ना। हम वी आर ऑल बिलोंग्स टू अ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। मैटर कोर्ट में चल रहा है, डिफरेंस ऑफ कुछ ओपिनियन हुआ होगा, वो जो भी हुआ होगा, मैं आज इस बातों को जानना नहीं चाहता। पर चूंकि हमारे नेता अजित दादा पवार साहब के साथ प्रफुल्ल पटेल साहब का है, इन्होंने कुछ विधायकों को लेकर भाजपा को समर्थन दिया। वो नेचुरली मुझे तो दुख हुआ इस बात का, क्योंकि मैं भाजपा को छोड़ के इनके पास आया था और ये खुद भाजपा के साथ हो लिए थे। तो मेरे कॉन्शियस को वैसे तो ये बात पट नहीं रही थी, क्योंकि भाई बीजेपी से मेरा विरोध कभी नहीं रहा है, वो मेरी जननी है। पर मेरा विरोध वहाँ के कुछ 2-4 चापलूस
जो अपने आप को बीजेपी के बाशिंदे समझते हैं ना, मेरा विरोध उनसे था। आज ही भाजपा का कार्यकर्ता, मैंने पहले आपको कहा है कि गांव लेवल का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का मुझे बहुत प्रेम करता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी में इन 4 सालों में मैंने लोगों का दिल जीता है। ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता आज भी मुझसे बहुत प्रेम करता है, पर मैं किधर रहूं ये मुझे निश्चय नहीं कर रहा था, मैं कर पा रहा था, क्योंकि ये 2 बड़े लोग वापस एक हो गए तो हम छोटों का मरना होता है इसमें। जब मुझे लेकिन फाइनली ये पता हो गया कि ये भाजपा के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, और मैं आधी रात को यहाँ तुनतुना हलाने तो आया नहीं था राष्ट्रवादी कांग्रेस में, मैं चुनाव लड़ने आया था। ये दुनिया को मालूम है, कोई नई बात नहीं है। गुड्डू बोपचे आज रात के 12 बजे कोई तो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेके प्रवेश किया, ऐसा कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगा तो भी लोग बोलेंगे कुछ भी बात करता है यार। ये तो मैं बेबाक बात इसलिए करता हूं क्योंकि मेरी टिकट बीजेपी में कटी थी और मुझे चुनाव लड़ने का था, और ठोक बजा के मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस में आया और चुनाव लड़के दिखाया और 52,000 वोट मिले। मैं वो चुनाव जीता भी रहता, बट मेरी बदकिस्मती थी उस टाइम पे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ जिला परिषद लेवल के नेता थे, कुछ, मैं सभी का नाम लेता, नाम किसी का नहीं लेता मैं भी, कुछ जिन्होंने पार्टी में रहते हुए भी मेरे खिलाफ में चुनाव में काम किया था उस टाइम पे, और उनकी वजह से मैं चुनाव हारा। लोग बोलते हैं कि दिलीप बंसोड़ जी की वजह से चुनाव हारा। मेरा कहना है दिलीप बंसोड़ जी, मैं हमेशा बोलता हूँ, वो मेरे आमने सामने लड़े। कभी भी सामने का दुश्मन है ना तुम पे भारी नहीं पड़ता, क्योंकि तुमको उसका आकलन होता है। मैं चुनाव हारा इंटरनल गद्दारों से, पर मैंने उसकी परवाह ना करते हुए, मुझे ये बताया गया मेरे सीनियर्स के साथ में कि एक चुनाव मतलब तुम्हारा लाइफ का हमेशा चुनाव नहीं होता, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ करो और भूल जाओ, आगे बढ़ो, आपका करियर बड़ा है। मैंने इन सबको माफ किया, इन गद्दारों को, और मैं वापस जनता की सेवा में जुड़ गया और मैंने काम किया। तो मुझे अभी भी चुनाव लड़ना था 2024 में। मैंने हमारे नेता के पास विषय रखा था ये मेरा कि सर यहाँ पे आपने बाबा से अलायंस किया है, ये भी राष्ट्रवादी है, ये भी राष्ट्रवादी है, आप भी हमारे नेता है, और आदरणीय पवार साहब हमारे पार्टी के जनक है, हमारे दैवत है, वो भी हमारे नेता है। बट आपके साथ रह के मेरा राजकीय करियर खराब हो रहा होगा तो मैं यहाँ क्या करूँ आपके साथ में? मैं पत्तल उठाऊं क्या तुम्हारी पार्टी की और तुम्हारी इसकी? बराबर बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ? यानी अगर सबको अपना अपना करियर, सबको अपना अपना बिजनेस, सबको अपना सब कुछ दिखता है, तो गुड्डू बोपचे का यहाँ पे झोला उठा किसी वो झाड़ू मारने थोड़ी बैठा हुआ है ना। गुड्डू बोपचे ने 4 साल मेहनत किया है, लोगों के काम किया है, 2-2 कार्यालय चला है, 2-2 कार्यालय में 7-7 कर्मचारी की पेमेंट बांटा है। आज करोड़ों रुपया इन 4 साल में मेरे जेब से गया है। मैंने लोगों को शब्द दिया था मैं चुनाव लड़ूंगा, आपके चैनल को भी मैंने बोला था कि मेरे नेता जब तक प्रयास करेंगे तब तक करेंगे, और जिस दिन मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरा प्रयास करने में सक्षम नहीं है, उस दिन मैं मेरा निर्णय लूंगा, या तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा या फिर मैं कांग्रेस या एनसीपी जो हमारी विचारधारा से मिलती जुलती पार्टी है, मैं उसके पास रिक्वेस्ट करूंगा, पर मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने ये बात बोला था आपको, और इसलिए मैंने पार्टी छोड़ के नहीं गया। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मेन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हूं, आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के साथ में हूं। इसलिए अगर मुझे कोई बोलता है कि मैंने पक्ष छोड़ा हो तो ये गलत बात है, मैंने पक्ष नहीं छोड़ा हूं। एक तरफ देखा जाए तो तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र की अभी टिकट तो जग जाहिर नहीं हुई है हालांकि, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष और भारतीय जनता पार्टी से एक साथ अलायंस होने के बाद में कहीं ना कहीं आपको टिकट नहीं मिलने वाली है, ऐसी भी कुछ बातें सामने आ रही थी। और दूसरी ओर देखा जाए तो आपने इधर शरद पवार गुट को जो है समर्थन दिया। बराबर है, देखो कैसा है ना, मैं पॉलिटिकल घराने से हूँ, मुझे राजनीति की हर बातें समझती है, इसलिए मैं अपने आप को अंधेरे में रखना नहीं चाहता था कि मुझे कोई बेवकूफ़ ना समझ ले। इसलिए मैंने अपने नेता को क्लियर पूछा था कि नेता आदरणीय साहब मेरे को चुनाव लड़ने का है, आप बड़े नेता हैं हमारे, मेरा तिरोड़ा का स्टेटस आप क्लियर करिए। टाइम पे रात के 12 बजे जैसा पिछला चुनाव लड़ा था, मैं ये चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। मेरा मकसद किसी पार्टी को डोमिनेट करना नहीं है, किसी पार्टी को हराना नहीं है, ना किसी को जिताना नहीं है। मैं चुनाव में अभी राजनीति में मैंने लोगों की सेवा में कर रहा हूँ, वो मेरे सिर्फ तिरोड़ा विधानसभा में मेरे को मेरा कार्यक्षेत्र है उतने में मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं प्रफुल्ल पटेल। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं बहुत बड़ा अभी चैलेंज हो गया है, जिले की राजनीति में ऐसा हो गया है। देखो जिले की राजनीति में क्या हुआ नहीं हुआ उनका प्रश्न है, वो बड़े नेता है बहुत बड़े, मैं उनसे कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता, ना मैं करना चाहता हूँ। मेरी दुनिया बहुत छोटी है, मैं सिर्फ तिरोड़ा विधानसभा पुरता अपने लिए, मैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए मैं लड़ाई कर रहा हूँ। ये हर कोई अपने लिए कर रहा है यहाँ पे, तो मैं अपने लिए क्यों ना करूँ? मेरी कोई मजबूरी थोड़ी है, मैं हर किसी को करने का ठेका लेके रखा है मैंने।
पार्टी खड़ी करने का, संगठन खड़ा करने का, ना बाद में दूसरों को दान में दे देने का। अरे मैंने संगठन अगर यहाँ पे खड़ा किया है, मैंने गाँव गाँव तक घुमाऊँ। और दूसरी बात, मैंने निर्णय इसलिए भी लिया, मैं आपको बताता हूँ, मैं जब से ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ये हुआ, गुटबाजी हुई, मैं पूरे 106 गाँव में घूमा मेरे विधानसभा क्षेत्र के। और मैंने हर गांव के कार्यकर्ताओं को पूछा मैंने कि मैं क्या करूं, आप बताइए मेरा क्या कसूर है। मैंने तो ईमानदार से आप ही काम किया है, मैं तो ईमानदार से चुनाव लड़ना चाहता हूं। पर मुझे ये बात लोगों ने बोले, भैया आपने बहुत मेहनत की है 4 साल तक के, आप लोगों के बीच में रहे हैं, आपने कोई जिला परिषद में बैठ के या विधानसभा में बैठ के सरकारी योजनाओं को कार्यान्वित करके जननेता बनने का प्रयास नहीं किया। आपने एक्चुअल लोगों के दिल की बात समझ के लोगों तक पहुंचे, लोगों का दर्द समझे आपने, इसलिए आपने चुनाव लड़ना चाहिए। और आपने आदरणीय पवार साहब के साथ रहना चाहिए, बड़े पवार साहब के साथ में, शरद चंद्र जी पवार साहब का रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग छोड़ के उनको गए हैं, वो छोड़ के कहीं नहीं गए। तो आप मत जाओ कहीं पे भी, आप पवार साहब के साथ रहो। और मैंने लोगों की भावनाओं का आदर किया और मैं पवार साहब के साथ में रहा। जैसे जिले में चर्चा ऐसी चल रही है कि अभी लोकसभा के चुनाव विगत कुछ दिन बाद लगने वाले हैं और लोकसभा के चुनाव लगने के पश्चात आपके यहाँ से आपके जो पिताजी है पूर्व सांसद डॉक्टर खुशहाल बोपचे यह चुनाव लड़ेंगे, ऐसी भी चर्चा जिले में चल रही है। और दूसरी ओर देखा जाए तो गोंदिया जिले की राजनीति में सबसे बड़ा संकटमय यह वातावरण हुआ है। देखिए, डॉक्टर बोपचे साहब है, ये काफ़ी बड़े नेता है। ये भी मतलब 1980 में जो शख्सियत पहला चुनाव लड़ती है, 1985 में जो पहली बार विधायक बनते हो, 1986 में जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के महाराष्ट्र के अध्यक्ष बनते हो, आज जो भारतीय जनता पार्टी का इतना तामझाम पूरा दिख रहा है ना, और ये जो कुछ छुटभैया नेता पार्टी के अपने आप को भी नेता बोल रहे हैं ना, कुछ छुटभैया नेता की बात कर रहा हूँ मैं, जो अपने आप को बहुत यहाँ मेरे विधानसभा में बहुत पार्टी की जनक समझ रहे हैं ना, ये उस पार्टी के आमदार तब बने जब खुशहाल बोपचे जैसे नेताओं ने, महादेवराव शिवनकर जैसे नेताओं ने, श्यामराव बापू कापगते, दयाराम कापगते, इन सब नेताओं ने परम पूजनीय हमारे बापूजी जिसको हम बोलते हैं आमगांव के श्रद्धेय स्वर्गीय लक्ष्मणराव मानकर गुरुजी के नेतृत्व में ये जो पार्टी खड़ी की, समूचे महाराष्ट्र में खड़ी की, तब जाके ये शेमड़े अभी नेता बने यहाँ पे, बराबर है। तो डॉक्टर बोपचे साहब का अभी नाम चलना तो बड़ा विषय नहीं, उनका नाम तो बहुत पहले से चल रहा है। पर ये कुछ जो बीजेपी के बड़े नेता थे, कुछ नेता जिनको लीडर पसंद नहीं थे, जिनको सिर्फ एक कार्यकर्ता होना जाति का, जिन्होंने जब तक इस्तेमाल करना था पार्टी खड़ी होने के लिए ओबीसी के नेताओं का इस्तेमाल किए और बाद में उन नेताओं को खत्म कर दिए। वरना डॉक्टर बोपचे में पोटेंशियल तब भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। इसलिए जनता बोल रही है कि अब डॉक्टर बोपचे साहब लोकसभा लड़ सकते हैं। तो डॉक्टर बोपचे साहब लोकसभा के लिए कभी प्रिपेयर्ड है, क्योंकि वो समाज से, सामाजिक कामों से, सामाजिक दायित्व से कभी दूर रहे नहीं है। वो भले ही अभी पिछले 2014 के बाद अभी 24 चल रहा है, 23 गत इन कितने 9 साल, इन 9 सालों में एक्टिव पॉलिटिक्स में अगर कोई पद में नहीं भी है, पर स्टिल वो अभी राजनीति में जिंदा है। वो इतनी बड़ी अपने ओबीसी बहुजन महासंघ करके वो संघर्ष चलाते हैं और ओबी के विषयों के लिए समाज में जागरूकता लाते हैं। कुछ छुटभे नेता ये सवाल पूछते हैं कि वो समाज के लिए क्या करते हैं। तो उन्होंने वो सवाल अपने आप को और अपने माँ बाप को पूछना चाहिए, बाप को पूछना चाहिए अपने सवाल के, उनके बाप ने नेतागिरी में क्या तीर गाड़ा है तो कैसा है। उनका ये भी सवाल कुछ लोगों का रहता है कि पार्टी बदला क्यों बदला उसने। मेरा एक कहना बता रहा हूँ मैं, पार्टी में भाजपा में है हम लोग, ऐसा बोलते ना वो लोग, हम आइडियोलॉजी से जुड़े। आधी बीजेपी तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस से बड़ी पड़ी है। काय का हमको बीजेपी सिखा रहे हैं, बीजेपी के नेता कुछ लोग, काय की आइडियोलॉजी बची तुम्हारी। अरे 105 आमदार लेके 54 की सरकार में तुम काम कर रहे हो और हमको आइडियोलॉजी सिखा रहे हो क्या। गुड्डू बोपचे को पार्टी क्यों बदला, ना 12 बजे क्यों बदला, ये फालतू की बातें करना है ना, ये सब नहीं करना चाहिए। अपने काम बताओ, मैं बात करता हूँ विकास के कामों पे, ये फालतू की बातें करने में कोई अर्थ नहीं है अभी इनका। तुम्हारे में दम है तो आ जाओ मैदान में मेरे सामने, तुम जीते भी हो अभी। अब मेरी टिकट क्लियर हो गई राष्ट्रवादी की, शरद पवार गुट की तरफ से, बराबर है ना, पवार साहब जी गुट की तरफ से। तो अब बात करो अपनी, तुम मेरे बाटे जाना नहीं, मैं आपके माध्यम से उनको समझा रहा हूँ। तुमने अपना देखो, अभी तुम्हारी को जिन को मैं एनसीपी में कर रहा था उनको भी खुला कर दिया मैंने, तुम बन जाओ आमदार पूरे। अभी बीजेपी वालों को मैंने 4 साल पहले मैंने फ्री कर दिया था, हाँ बन जाओ आमदार तुम पूरे अभी। तो मैंने बोपचे साहब का नाम आना कोई बड़ा विषय नहीं, बोपचे साहब को चुनाव लड़ना चाहते ऐसा भी नहीं है, जिसको लड़ना है लड़े। आदरणीय पवार साहब अगर ये जवाबदारी कांग्रेस कोटे में है कि राष्ट्रवादी कोटे में लोकसभा है, ये तय होगी, उस दिन तय होगा कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा।
जिस तरीके से देखा जाए तो माननीय शरद चंद्र जी पवार जो राष्ट्रवादी के वरिष्ठ नेता है, आज उनके साथ आपका समर्थन है। और दूसरी ओर देखा जाए तो अभी आने वाले साल 6 महीने बाद हर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लगने वाले हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के ओर से जो है वह अगर जनता के जरिए रिकमेंडेशन आता है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रवादी के ओर से विधायक के चुनाव लड़े कह तो आगे की भूमिका क्या रहेंगी राजनीति सफर में? देखिए, महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी में आदरणीय पवार साहब, हमारे बड़े नेता, बड़े साहब मतलब पवार, शरद चंद्र जी पवार साहब, और आदरणीय कांग्रेस पार्टी के नेता और माननीय शिवसेना के सभी नेता, इनका बीच में एक फार्मूला तय होगा और फार्मूले के तहत हमारे यहाँ सीटों का बंटवारा होगा। और जिस तरह से जहाँ पे पिछले चुनाव में जो पार्टियाँ लड़ी थी, जो पार्टियाँ चुनाव जीती थी, तो जीती हुई जगह तो फाइनली उन्हीं को देने वाले का कुछ ऐसा तय होगा, जो एक प्रोसेस है। और जहाँ सेकंड नंबर पे जो पार्टी रही थी वो उनको देंगे। तो वो हिसाब से तिरुड़ा ये सेकंड नंबर पे हम लोग रहे थे। यहाँ पे 52,000 अपन वोट लिए थे एनसीपी के इस पे नाम सिंबल पे, उस पार्टी पे। तो मुझे लगता है मैंने पार्टी में रिक्वेस्ट डाली मेरी कि मुझे चुनाव लड़ना है तिरुड़ा से, और आप जनता का भी कॉल ले लीजिए। अगर वो जनता का कॉल आपके फेवर, मेरे फेवर में आता है तो बंटवारे में तिरुड़ा अगर एनसीपी कोटे में आती है तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। जिस तरीके से आपने जनता की बात की है तो जनता की ओर से और एक बात सामने आई थी कि आपके यहाँ पे काफ़ी समय तक के विधायक रहे और सांसद रहे आपके यहाँ से आपके पिताजी, और पिताजी विधायक सांसद रहने के बावजूद जो चुनाव लगे, चुनाव लगने के बाद रातों रात ऐसे ही हमेशा पक्ष बदलने की बात होती है बोले, और विधायक के चुनाव लड़ते रहते हैं बोले, ये भी बातें कुछ ऐसे यानी जनता के जरिए आई थी, कमेंट्स के जरिए, क्या बताना चाहोगे? कैसा होता है, एक इंसान ने पार्टी बनाया है, पार्टी ने इंसान को नहीं बनाया है। इस देश में पहले जब देश स्वतंत्र हुआ था तब इस देश में एक ही पार्टी थी, बराबर है? कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी थी। जो आज़ादी के मिशन में जिन जिन लोगों ने, बड़े बड़े इस थोर पुरुषों ने सहभाग लिया, तब एक पार्टी का उसमें रूपांतर हुआ कि भाई वो एक पहले कांग्रेस एक आंदोलन था, आंदोलन के बाद इस देश में एक पार्टी बनी, और एक पार्टी मतलब कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश का नेतृत्व कर रही थी। फिर कहीं ना कहीं विचारों में भिन्नता आई तो जनसंघ बना, एक विरोधी तैयार हुआ, जनता पार्टी बनी, 3 विचार हुए, भारतीय जनता पार्टी हुई, मतलब विचार, मतलब क्या होता है, इट्स ए ह्यूमन नेचर। हमारे विचारों में जब जब बदलाव आता है तो वहां टकराव आता है। 2 लोग आपस में हम बैठे हैं, हम तब तक साथ में रहते हैं जब तक हमारे विचार साथ मिलते हैं, पर हमारे जब विचार साथ में नहीं रहते तो हम अलग होते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी जिनको पूछती है परम पूज्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये कांग्रेस में थे ना, वहां पे मिनिस्टर रह चुके पहले कांग्रेस में, पर बाद में कुछ उनको विचारों की भिन्नता ही उन्हें अपना बनाया, अलग से पार्टी बनाया। अटल जी भी उस समय पहले उनके साथ में थे, उनके इसमें मिनिस्टर थे, पर अटल जी को बाद में कहीं नहीं विचारों में भिन्नता आई। तो अगर मैं गलत हूं तो इसका मतलब अटल जी भी गलत थे, गलत है क्या? अगर मैं गलत हूं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी गलत थे, क्योंकि देश ने फिर जनता दल बनी, अलग अलग पार्टियां बनी, राष्ट्रीय लेवल पार्टियां बनी, फिर उसके बाद क्षेत्रीय नेता बड़े होते गए, उनकी विचार भिन्नता हुई, क्षेत्रों में पार्टियां बनी। तो ये जो कुछ लोग जो सवाल पूछते हैं ना, ये राजनीति में परिपक्व नहीं है ये लोग है। ये कौन से लोग हैं आपको बता रहा हूं, इनमें दम है नहीं खुद की जमीन खड़ी करने का। ये पार्टी के सिंबल के भरोसे नेतागिरी ठोकने वाले लोग हैं। इनको कल अलग निकाल, पार्टी से अलग होकर अलग के दिखा दो जनता में बोलना, जो ये सवाल पूछते हैं। मेरा कहना है जिसमें दम वो बाजीराव सिंघम। हम जहां खोदेंगे यहाँ पानी निकालेंगे, वो दम रखते हैं क्योंकि सच्चाई के लड़ते हैं, इसलिए हम इमली को इमली बोलने वाले लोग हैं। हम इमली को आम नहीं बोलते, करके हम वहां नहीं चलते। और इसलिए हमको अगर जबरदस्ती कोई बोलेगा ये इमली है इसको आम बोलो, तो हम इमली को आम नहीं बोलेंगे, हम छोड़ देंगे उनको। और हमने वही सच किए, हम हमारी विचारधारा के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किए, और अभी भी नहीं करेंगे, आगे भी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। क्या संदेश देना चाहोगे जनता को? जनता को मैं इतना ही संदेश देना चाहता हूं कि मैं बहुत छोटा नेता हूं। मैंने अपने बहुत छोटे लाइफ करियर में मैंने राजनीति के सारे उतार चढ़ाव देख लिए हैं।
और मैंने मेरे 2001 से लेके तो 1-2 से लेके तो 2019 तक के मैंने भारतीय जनता पार्टी में ओनली एंड ओनली मैंने संगठन का काम किया था। मैंने जनता के बीच में घुसकर काम नहीं किया था। तो मुझे एक्चुअल जनता की तकलीफ़ क्या होती है उसका मुझे नॉलेज तो था, पर इतना डीपली नॉलेज नहीं था। पर इन 4 सालों में मैंने चुनाव हारने के बाद मैंने जनता के छोटे छोटे कामों में सहभाग लिया, उनके छोटे छोटे सुख दुख में साथ दिया। लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। कुछ छुटभैया नेताओं को छोड़ दिया जाए तो उनके भी छुटभैया नेताओं की दिन अभी उंगली पे गिनने लायक बच्चे हैं। जिस दिन पदों से उतर जाएंगे, तो जब आदमी पद पे होता है ना, तो पद पे होने के बाद जो अपने घमंड में आता है ना, वो पद से उतरने के बाद लोग उनको पूछते नहीं, उनको कुत्ते ही पूछते नहीं। इसलिए वो समय अभी जल्दी आने वाला है। इसलिए जितना घमंड है ना उनका, अभी आने वाले 5-7 महीनों में वो घमंड उतरने वाला है। और जनता का प्रेम जो मेरे पीछे रहा है, ये हमेशा ऐसा ही रहे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। और मेरे पार्टी ने, अब मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, मुझे मेरे पार्टी ने आदेश दिया है कि आप अपने तिरुड़ा मतदार संघ में विधानसभा की तैयारी के लिए लग जाइए। मैं विधानसभा की तैयारी के लिए लग गया हूँ और मैं विधानसभा का चुनाव तिरुड़ा से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष हमारे शरद चंद्र जी पवार साहब, इनके पक्ष में लड़ने वाला हूँ। मेरी सिर्फ अपील है मेरे युवाओं से कि ऐसा जो प्रेम आपने मेरे पीछे बनाए रखा, किसी भी बड़े नेता के दबाव में ना आते हुए आप विधानसभा में मेरे साथ खड़े रहेंगे और अपना साथ मेरे पीछे रहेंगे। एक अच्छा जमीनी कार्यकर्ता बहुत मुश्किल से तैयार होता है। आपने जैसा 4 साल मेरे साथ में रखा है, वैसे आगे भी आप रखेंगे, मुझे सहयोग देंगे। ऐसे आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को विनती करता हूँ। धन्यवाद। दर्शकों, जिस प्रकार आपने देखे रविकांत गुड्डू बोपचे एनसीपी के युवा नेता, इन्होंने बताया कि कुछ छुटभैये नेताओं की वजह से क्या करना पड़ा, क्यों आधी रात को पक्ष बदलना पड़ा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का जो है लोगों का कहना जिस तरीके से आ रहा था कि शरद पवार गुट में गए, जो कि लोगों को समझ में नहीं आ रही थी बातें, वह भी इन्होंने डाउट जो है वह क्लियर किया। और जो आने वाले विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को लेकर इन्होंने काफ़ी जानकारी दी और मतदार संघ के बारे में क्या कहा आपने देखे। तो दर्शकों, ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।